हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो अध्याय 3 है उसमें हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो जो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो हमें हड़प्पा ही मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम रखा गया था। और जो जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स का ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भाग में बटे होते थे। और 2 भाग में जो पहला भाग होता था, एक होता था पश्चिमी भाग और एक होता था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग होता था वो होता था छोटा, पर फिर भी वो ऊंचाई पर बना हुआ था। और जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था और निचले इलाकों में बना होता था। ठीक है, और जो पश्चिमी भाग है उसको नगर दुर्ग कहा जाता था और जो पूर्वी भाग है उसको निचला नगर कहा जाता था। तो हमने क्या पढ़ा कि नगर 2 भाग में बटा था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। और पश्चिमी छोटा था, ऊंचाई पर था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। और जो पूर्वी था वो बड़ा था बट नीचे था, इसलिए उसे निचला नगर कहा गया। इसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता में एक महान स्नानागार मिला है। और यह महान स्नानागार हमें किस जगह से मिला है, वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जो महान स्नानागार था उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे और इसकी 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी उतरने चढ़ने के लिए। और यहाँ पर किसी जो स्पेशल ओकेज़न होता था या कोई विशिष्ट या विशेष अवसर होता था, उन पर ही यहाँ स्नान किया जाता था। इसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और जो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। और जो हड़प्पा सभ्यता के घर होते थे वो या तो 1 या 2 मंजिल के होते थे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मतलब बीच में आंगन होता था और घर के चारों ओर आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। और मोस्टली घरों में स्नान घर होते थे। ठीक है, और कुछ में हमें कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। और जो यहाँ की नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी और ग्रिड प्रणाली के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन्हें अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो शायद बच ही ना पाई हों। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो लिपिक होते थे वो मुहरे पर तो लिखते ही थे, अन्य किसी चीज़ों पर भी उन्होंने अवश्य ही लिखा होगा, पर जिसके साक्ष्य हमें प्राप्त आज तक नहीं हुए हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने व बर्तन बनाए जाते थे। तो इस सभ्यता में तांबे और कांसे का प्रयोग भी किया जाता था और जिनसे औजार, हथियार, गहने या बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर सोने व चांदी के से बने गहने व बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। मन के बाट फलक, इनके साक्ष्य भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो जो यहाँ पर मोहरें बनाई जाती थी वो पत्थरों की बनती थी और आयताकार होती थी और इन मोहरों पर जानवरों के चित्र भी हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो इसके साथ ही हम हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में यह देखते हैं कि लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और जिन पर काले रंग से डिज़ाइन किया जाता था। अब बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। हमने पाषाण काल में भी मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेहरगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन व कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मेहरगढ़ एक जो हिस्ट्री है उसमें एक इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है। हमने पिछली वीडियो में भी मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। तो पाषाण काल में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था कि यह समतल एरिया है, ईरान जाने वाले रास्ते के आसपास है और यहाँ पर गेहूँ जो उगाना शुरू किया गया, भेड़ बकरी पालना पहले शुरू किया गया। और यहाँ पर जो घरों के अवशेष मिले उनमें 4 या 5 कमरे होते थे और मृत्यु के बाद भी जीवन माना जाता था, इसलिए मृतकों के साथ कब्र में कुछ सामान रखा जाता था। ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा। और हमें यहाँ पर एक कब्र भी मिली थी जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो ये सब हमने पाषाण काल में पढ़ा था। और अब हम जो यह पढ़ रहे हैं मेहरगढ़ के बारे में, ये हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता में हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से कपड़ों के टुकड़े के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, नंबर 1 चीज़ हमें यहाँ से ये मिली सिंधु सभ्यता में। और दूसरी चीज़ मिली थी चांदी के एक फूलदान के ढक्कन व कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। मतलब चांदी का फूलदान का ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, और जो पक्की मिट्टी होती थी वह फेयंस होता है जो कृत्रिम ढंग से बनाया जाता था, से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मेहरगढ़ से मिली हैं। और जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। और जैसे कि इतनी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ज़रूर वहाँ पर विशेषज्ञ रहे होंगे जिन्होंने यह कार्य किए होंगे, जिन्होंने पत्थर को तराशा होगा, मनकों को चमकाया होगा या फिर पच्चीकारी की होगी मोहरों पर। अब जो सिंधु सभ्यता थी उसमें तांबे का आयात भी किया जाता था, और तांबे का आयात आज के राजस्थान से किया जाता था और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी। ठीक है, इसके अलावा टिन का आयात, अब टिन का आयात कराया जाता था ईरान और अफ़गानिस्तान से, और सोने का आयात कर्नाटका से, और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। मतलब इनके दूसरे देशों के साथ भी संबंध रहे, वो थे अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, ओमान। लोग गाँव में भी रहते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में हमें ग्रामीण शैली भी मिलती है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उगाते थे। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ठीक है, हल के आकार का खिलौने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पशुपालन किया जाता था, और मछली और हिरण का शिकार किया जाता था इस सभ्यता में। अब यहाँ पर पहले हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। दूसरा स्थान हम पढ़ रहे हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, और धोलावीरा 3 भागों में बटा था। जैसे कि हमने इसके शुरू में ही पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसके नगर 2 भाग में बटे थे, पश्चिमी और पूर्वी। जो कि पश्चिमी था वो नगर दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी था वो निचला नगर कहा जाता था। बट धोलावीरा में ऐसा नहीं था। धोलावीरा 3 भागों में बटा था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनी हुई थी। यहाँ हड़प्पा लिपि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो धोलावीरा गुजरात से हमें क्या क्या नई चीज़ें पता चली हैं कि 3 भागों में बटा था, और तीनों भागों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी, और हड़प्पा लिपि के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्लेस पढ़ने वाले हैं वो है लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, साबरमती की एक उपनदी के किनारे यह बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, भोगवस रिवर के किनारे। यहाँ से हमें मोहरें मिली हैं, मनके मिली हैं, और इसके साथ साथ यहाँ हमें चेस जो गेम होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि डबल बरियल भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। डबल बरियल के, डबल बरियल होता है कि 2 शव एक साथ दफनाए गए थे। और मुहरबंदी, मुहरबंदी क्या होती है? मुहर की छाप। ठीक है, और इस सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ, वो किन किन कारणों से हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आई, या फिर आग लगी जंगलों के में, विदेशी आक्रमण हुए, या फिर प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसकी वजह से हमारी सिंधु सभ्यता जो कि महान विशाल सभ्यता थी उसका अंत या पतन हो गया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में कि पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना एनसीईआरटी अध्याय 3 में कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जा रही थी तो सबसे पहले मिलने वाला स्थल हड़प्पा था, और हर नगर को 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटा गया था, और पश्चिमी को नगर दुर्ग और पूर्वी को निचला दुर्ग कहा गया। इसके अलावा यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा लोथल से, और महान स्नान नगर मिला है मोहनजोदारो से, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे थे। घर में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर मोहरे, लिपि की सब मिले हैं। गहने कहाँ से आयात किए गए, ये बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ से मंगाई गई, ये सब का वर्णन किया गया। इसके अलावा जो विदेशों के साथ हमारे संबंध थे, और इसके अलावा यहाँ पर धोलावीरा, और लोथल
के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा। तो यह था अध्याय 3। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 4, जिसमें हम वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं।